हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास +1 के लिए हमने चैप्टर नंबर 2 ख़त्म कर दिया बेटा। उसकी सारी हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी कर ली है। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो वीडियो के साथ, आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो मेरी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप प्ले लिस्ट पर जाइए, आपको सभी वहाँ पर +1 की चैप्टर जो 2 है उसकी सारी वीडियो मिलेंगे आपको। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिलेबस करवाया बेटा, और सारी एनसीईआरटी सोल्व भी करवाई आपको। एनसीईआरटी एक्सरसाइज है सबका सोल्यूशन आपको करवाया मैंने। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 का जो नेम है यहाँ पर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसका मीनिंग क्या होगा? इस चैप्टर के अंदर हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को या तो लेफ्ट या राइट, अप एंड डाउन, ये 4 डायरेक्शन होगी। कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा कि मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया, ठीक है ना, और वो ऐसे जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, वो ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है। ऑब्जेक्ट या तो बेटा सीधा जाएगा ऐसे अप एंड डाउन, ठीक है बेटा, लेफ्ट या राइट। आप मेरी बात समझ गए। इस चैप्टर के अंदर हम 1 डायमेंशन की बात करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है किस में मूव करेगा, 1D में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। इसके बाद का जो चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन, चैप्टर नंबर 4 होगा। उसमें हम 2D की बात करेंगे, 2 डायमेंशन उसके अंदर आ जाएंगे। बट यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पर टर्म समझा देता हूँ बेटा। उस टर्म का जो नेम है वो है काइनेमैटिक्स। क्या नेम है उस टर्म का? काइनेमैटिक। काइनेमैटिक्स क्या होती है? काइनेमैटिक्स यहाँ पर किसको बोला जाएगा? देखो बेटा, ये ब्रांच है फिजिक्स की। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal the motion of an body ignoring the effect या ignoring the force या agency which produce motion। हम यहाँ पर इस ब्रांच में काइनेमैटिक्स में क्या करते हैं? हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है। हमें ये नहीं देखना कि वो मोशन किसकी वजह से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम किसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं? कोज ऑफ मोशन को, कि यहाँ पर कोज क्या है मोशन का। इसका मीनिंग है इस चैप्टर के अंदर हम फोर्स की बात नहीं करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम फोर्स की बात नहीं करेंगे बेटा, ध्यान से सुन लो मेरी बात को। काइनेमैटिक ब्रांच है, इसमें हम क्या करते हैं? वी डील विद मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी neglecting the cause of motion, ठीक है बेटा। जो मोशन का कोज है उसको क्या करके चलना है? नेग्लेक्ट करके चलना है। इसका मीनिंग है यहाँ पर हम फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे बेटा। पूरे चैप्टर में कहीं पर भी फोर्स का नाम नहीं आएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे बात को मेरी। उसके बाद अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं बेटा। ये तो काइनेमैटिक्स जो है इस ब्रांच की बात करें, ये ब्रांच है जो क्या करती है बेटा? बॉडी के मोशन के बारे में बताती है, बट किसको नेग्लेक्ट करके? कोज को नेग्लेक्ट करके, ठीक है। एक आती है डायनेमिक्स जो इसके बाद आएगी। डायनेमिक्स में क्या करते हैं? हम मोशन की बात करते हैं, पर उसमें हम क्या करते हैं? फोर्स को कंसिडर करते हैं। 2 ब्रांच है ये फिजिक्स की, अलग अलग ब्रांच है। काइनेमेटिक अलग है और डायनेमिक अलग है। डायनेमिक जब आएगी मैं आपको बता दूंगा बेटा कब आएगी वो। अब हम बात करते हैं फर्स्ट मोशन, अपना जो वर्ड है मोशन। मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन, तो देखिए मोशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, मोशन किसको बोलेंगे? आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, ये पूरा चैप्टर आपका 9th क्लास के ऊपर बेस है। बस थोड़ा सा एक लास्ट का टॉपिक डिफरेंट है। पूरी 9th क्लास करनी है इस चैप्टर के अंदर हमने। पूरी 9th क्लास का मीनिंग क्या है? जो आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, जिसको पढ़ने में आपने 1 मंथ लगाया था, यहाँ पर उसको 1 पीरियड में या 2 पीरियड में खत्म करना बेटा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मोशन की बात करते हैं। मोशन क्या होता है? व्हेन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद पैसेज ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं बेटा। इफ ए बॉडी change its position with passage of
टाइम विद पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि टाइम साथ साथ चलता रहेगा बेटा, ठीक है। अब आपको इसमें सभी वर्ड समझ में आ रहे हैं। बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, पोजीशन चेंज करती है, वो पहले यहाँ पर थी बाद में यहाँ पर पहुंच गई। टाइम नोट कर लिया 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में उसने कितनी पोजीशन चेंज की, 1 सेकेंड में उसने कितनी पोजीशन चेंज की, उसको क्या बोलते हैं हम, मोशन। उसको क्या बोलेंगे, मोशन, ठीक है बेटा। मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद पैसेज ऑफ टाइम। अब आइए यहाँ पर एक वर्ड अपने पास नया आ गया, टाइम। टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम आपने जो आज तक सुना है वो नहीं होता टाइम। क्या बोलते हैं टाइम, देखिए अब टाइम किसको बोलेंगे, टाइम। टाइम को थोड़ा सा मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि नहीं आपको पूरी लाइफ परेशान करके रखे बेटा। टाइम होता क्या है, तो हम टाइम की बात करते हैं। टाइम होता क्या, देखिए अगर हम मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आप वैसे वो करते नहीं हो, मान लिया चलो आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना, मान लेते हैं, मान के चल रहे हैं सब कुछ, मान लेते हैं आप स्टडी करते हो। तो जब आप स्टडी करने बैठे उस टाइम आपने ना अपनी घड़ी में नहीं देखा क्या था, ठीक है ना, घड़ी में आपने देखा कहाँ से स्टार्ट किया आपने, और आपने जब अपनी स्टडी खत्म की आपने उस टाइम घड़ी देख ली। तो जब आप उस टाइम आपने घड़ी देखी, उस टाइम घड़ी में बजे होते 12 o'clock। कितना टाइम था, 12 o'clock, ठीक है। अब आपको सोचना है कि आप कितनी देर पढ़े हो, आपने कितनी देर अपनी स्टडी की है। तो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा, आप आइडिया लगाओगे, हाँ मैं इस टाइम बैठा होगा, हम इस टाइम हमने स्टार्ट किया होगा, या इस टाइम हमने स्टार्ट किया। आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब आप टाइम की बात करते हैं, टाइम को डिफाइन करें हम, तो टाइम को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हमने अपना काम स्टार्ट किया था, एक जहां पर हम काम खत्म कर रहे हैं वो पॉइंट, और वो पॉइंट कहां पर देखने अपने अपनी घड़ी में। वो पॉइंट कहां पर देखे जाते हैं बेटा, घड़ी में देखे जाते हैं। अब मान लो आपने जो अपना टाइम स्टार्ट किया, जब काम स्टार्ट किया उस टाइम 10 o'clock थे, बट जब आपने अपना काम खत्म किया उस टाइम 12 o'clock थे। तो दोनों का डिफरेंस कितना, 2 hour। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 hour। तो इसका मीनिंग क्या, आपने कितनी देर स्टडी की, 2 hour की। मेरी बात समझे कुछ। अगर आप एक पॉइंट छोड़ दो कोई सा भी और ऐसी घड़ी देखते रहो तो आप टाइम नहीं बता पाओगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट होती है बेटा सेकंड, मिनट, डेज, आवर्स, ईयर, ठीक है ना। वीक में बोल देते हैं कई लोग, वो डिपेंड करता है आप कहां पर बोल रहे हो। कभी आपने टाइम की यूनिट सुनी है, ओ क्लॉक, कभी आपने टाइम की यूनिट सुनी है, ओ क्लॉक होती हो, ओ क्लॉक, 10 o'clock। तो ये जो 10 o'clock हम बोलते हैं ये टाइम नहीं होता बेटा। 10 o'clock तो क्या एक पॉइंट है, आपने वहां पर अपना काम शुरू किया या वहां पर खत्म किया, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या उसको नोट कर रहे हो, ठीक है ना। जब भी हम टाइम देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, हम किसी के साथ उसको कंपेयर करते हैं। अब आप घर वालों से पूछते क्या टाइम हुआ है, तो जब घर वाले टाइम बताते हैं आपको तो आपको उसके पीछे एक लॉजिक होता है, क्यों पूछा आपने, ठीक है ना। या तो आपको कुछ काम करना है या आप कुछ काम कर रहे थे, ठीक है। वैसे आप टाइम को जानकर क्या करेंगे, वैसे अगर आपको टाइम जानना है तो आप क्या करेंगे टाइम जान के। अब आपको पता है कि मेरे को 8 o'clock पढ़ना है, स्टार्ट करना वहां से, तो आप इसीलिए टाइम पूछते हो। क्या पूछोगे आप, टाइम कितना, घर वाले बोलेंगे 6:30 हो गई, तो आप समझेंगे कि 1.5 hour अभी आपके पास है। तो इसका मीनिंग आपका जो 6 and 30 ये 6:30 hour है और आपका जो 8 o'clock उसके बीच में कितना गैप है, 1.5 hour। समझ गए बेटा। तो टाइम क्या होता है, इनिशियल या जो आपका स्टार्टिंग और जो आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट, उन दोनों के बीच का गैप, डिफरेंस बिटवीन टू इवेंट, डिफरेंस बिटवीन टू इवेंट, डिफरेंस बिटवीन टू इवेंट्स, ठीक है बेटा। कोई भी दो कार्य करने, आपने दो काम करने हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब आपने सोना स्टार्ट किया, आप इवनिंग में जो रात को है 10 बजे तो नहीं सोते होंगे, 2 बजे सोते हो आप रात के, मोबाइल वगैरह देख के, क्योंकि आजकल टाइम ऐसा ही हो गया, राक्षस हो गए हैं, रात को जागते हैं दिन में सोते हैं, ठीक है ना। तो आपने जब अपना सोना स्टार्ट किया, आपको नींद आई, उस टाइम आपने टाइम देखा, और जब आप सुबह उठते हो उस टाइम आपने टाइम देखा, दोनों का गैप करके बताते हो कितनी देर सोए हो। समझ गए बेटा, टाइम क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू इवेंट, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट है, ऐसी बात नहीं है कि आना समझ में आ जाएगा। तो जो घड़ी रीड करते हो टाइम नहीं होता, जो घड़ी आपकी रीड करती है वो टाइम नहीं होगा बेटा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो मोशन और टाइम के बारे में क्लियर कर दिया मैंने आपको, टाइम की यूनिट आपको पता ही है सभी को।
उसके बाद हम बात करते हैं मोशन के टाइप, भी बता देता हूं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में, टाइप क्या होते हैं मोशन के टाइप। देखिए मोशन, मैं यहाँ पर हेडिंग बनाता हूँ मोशन की, मैं यहाँ पर उनको भी लिखूंगा नहीं क्योंकि वो अपने सिलेबस में एक तरह से उनके बारे में कोई ज़्यादा पूछा नहीं जाता। तो पहला जो टाइप है लीनियर, लीनियर मोशन, ठीक है बेटा। दूसरा जो टाइप है सर्कुलर, सर्कुलर मोशन। थर्ड जो टाइप है वो है बेटा पीरियोडिक भी बोल देते हैं, पीरियोडिक में तो सर्कुलर भी आ जाए। उसके बाद हम बोलते हैं इसको ऑसिलेटिंग बोल देते हैं, ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग, ठीक है बेटा, ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग मोशन। ठीक है, अब इनको मैं डिफाइन करता हूं वन बाय वन। आसान है, आपने 9th क्लास में सब कुछ पढ़ के आए बेटा आप। लीनियर मोशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट एक लाइन के लॉन्ग चलेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्या अगर एक लाइन के लॉन्ग चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। समझ में आई बात आपको। मूविंग ए कार ऑन स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, पहले तो मैं आपको सर्कल की डेफिनेशन बता देता हूँ। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, जब कोई फिक्स पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड फिक्स डिस्टेंस पर, जब कोई पॉइंट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ये हमारा फिक्स पॉइंट है ओ, और इससे फिक्स डिस्टेंस पर, और ये पॉइंट अपना ओ डैश, ये जब मूव करेगा, ध्यान रहे जब कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट ओ डैश किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड फिक्स डिस्टेंस पर मूव करता है तो क्या बनाता है, एक सर्कल बना लेता है बेटा। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, तो व्हेन ए बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड ए फिक्स पॉइंट विद फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। तो एग्जांपल इसका आप लिख सकते हो, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ठीक है बेटा। और भी एग्जांपल आप, रिवॉल्विंग ऑफ ए फैन, बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस भी है, पर उस डिफरेंस की बात भी हम आपको करेंगे जब हम रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। रोटेशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होता है उसकी भी क्लियर करूंगा वहां पर आपको मैं। अभी हम थोड़ा सा मोटा मोटा सा आइडिया ले रहे हैं कि सर्कुलर किसको बोलते हैं। उसके बाद ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग, ये क्या होते हैं, आपने सिंपल पेंडुलम देखा होगा जो घड़ी में क्लॉक में लगा होता है, ऐसे झूले लेता है वो, या आपने स्विंग देखी होगी, वो झूले जो होते हैं स्विंग करते हैं, ठीक है ना, झूले लिए होंगे कभी ना कभी। तो झूले जब लेते हैं हम, मान लो आप का जो झूला है वो रेस्ट पर यहाँ पर ऐसे, उसको पीछे खींचते हैं ऐसे और छोड़ देते हैं। तो यहाँ से उसको छोड़ते हैं तो वो यहाँ से जाता है और वापस यहीं पर आ जाता है। 1 ऐसे गया, 2 ऐसे जाता रहेगा, 3। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो आपका झूला है या कोई पेंडुलम है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक पॉइंट पर बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, वो बार बार अपने आप को, आप चाहे यहीं पर, यहाँ से देख लो, देखो यहाँ से गया वापिस आया, फिर उधर गया फिर वापिस आया, ऐसे मीन पोजीशन को क्या कर रहा है, वो बार बार रिपीट कर रहा है बेटा। मेरी बात समझे। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट के या फिक्स पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो, ऐसे टू एंड फ्रो मूव करे, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग। क्या बोलते हैं उसको, वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग। पीरियोडिक क्या होता है, पीरियोडिक होता है बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट को बार बार रिपीट करे, ऐसे टू एंड फ्रो नहीं जाएगा, वो फिक्स पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहा है। सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, अब मान लो सर्कल में चक्कर लगा रहा है, वो ऐसे, ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, यहां से चलना स्टार्ट किया उसने ए पॉइंट से, और बार बार वो ए पे आ रहा है, फिर आगे निकलता है, फिर ए पे आता है, ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो ये जो मोशन है ये ऑसिलेटिंग नहीं है, ये ऑसिलेटिंग नहीं है बेटा, ना ये वाइब्रेटिंग है, बट इसका नाम क्या, पीरियोडिक है। ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ठीक है ना। ये मोशन भी कैसा है, पीरियोडिक है, और ये मोशन भी कैसा है, पीरियोडिक है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो, सारे के सारे जो सर्कुलर मोशन होते हैं पीरियोडिक मोशन होते हैं बेटा, ठीक है, बट सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग नहीं होते। ध्यान रखना इन पॉइंटों को, बड़े अच्छे पॉइंट है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स पॉइंट को बार बार ओवरकम करता है, वहां पर पहुंचता है, उसको रिपीट कर रहा है बार बार, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है, ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग भी पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। पर ये नहीं होता कि सारे के सारे पीरियोडिक ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग भी होंगे, क्योंकि पीरियोडिक सर्कुलर हो सकता है बेटा, ध्यान रखना इस बात को, बट ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग पीरियोडिक जरूर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको पॉइंट। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा डिफरेंस है ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग में, कि ऑसिलेट और वाइब्रेटिंग में क्या डिफरेंस है। अगर हम इसकी बात करें कि आपको ऑसिलेशन में और वाइब्रेशन में डिफरेंस समझना है,
तो आपने सुना होगा कि मोबाइल फोन वाइब्रेट करता है, सुना आपने? ये मोबाइल फोन क्या करता है? वाइब्रेट करता है। और पेंडुलम ऑसिलेट करता है। पेंडुलम क्या करता है बेटा? ऑसिलेट करता है। मोबाइल फोन क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ऐसा क्यों भाई? मोबाइल फोन क्यों नहीं ऑसिलेट करता? उसको क्यों नहीं बोल रहा ऑसिलेट करता है मोबाइल फोन? मोबाइल फोन को तो बोलते हैं वाइब्रेट करता है और पेंडुलम को बोलते हैं ऑसिलेट करता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर हम डिफरेंस की बात करें दोनों के, तो ध्यान से सुनिए बेटा। जिसका मोशन या जिसके वाइब्रेशन या ऑसिलेशन आप इजीली काउंट कर सकते हो, ठीक है ना, यानी कि जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर को पूरा करने में कितना टाइम ले रही है बॉडी। जैसे पेंडुलम है, यहाँ से छोड़ दिया उसको और यहाँ से जाती है यहाँ पर वापस आई, तो उसको 2 सेकंड लगे, तो इसका टाइम पीरियड कितना हुआ? 2 सेकंड हो गया। अर्थ सन के अराउंड 365 एंड 6 आवर में अपना एक चक्कर पूरा कर देती है, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो गया? 365 डेज एंड 6 आवर उसका टाइम पीरियड है। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो जिसका टाइम पीरियड ज्यादा, जिसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, काउंट कर पा रहे हो अपनी नेक्ड आई से, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटिंग बोल देते हैं बेटा। उसको क्या बोल देते हैं? ऑसिलेटिंग। और जिसका टाइम पीरियड कम ऐसे फास्ट हो गया, उसको क्या बोलेंगे? वाइब्रेटिंग। ठीक है। मोबाइल फोन क्या होता है? बड़ी फास्ट करता है, आप काउंट नहीं कर पाओगे कितनी बार वाइब्रेशन हुई। ठीक है। तो वाइब्रेशन में और ऑसिलेशन में ये डिफरेंस होता है। जिसका टाइम पीरियड ज्यादा उसको ऑसिलेटिंग बोल देते हैं और जिसका टाइम पीरियड कम उसको वाइब्रेटिंग बोल देते हैं। थोड़ा एक मोटे से लेवल पे डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये मोशन के टाइप हो गए, मोशन हो गया, टाइम हो गया और काइनेमेटिक्स, इनमें 4 यहाँ पर टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि 9th क्लास तो कितनी आसान थी, अब लग रहा होगा वो, ठीक है ना, +2 करोगे आपको लगेगा 10th क्लास में तो कुछ भी नहीं था। ऐसे लगता है बेटा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आप पिछले वाले कामों को ऐसे लगेगा तो क्या हो गया। कुछ गलतियां भी होती हैं, हमसे उनको आप रिमाइंड करते चलोगे पूरी लाइफ। कुछ गलतियां आपने जो की होंगी वो भी रिमाइंड होंगी आपको कि ये मैंने क्या किया था उस टाइम। आप ऐसे ही होता है, एक्सपीरियंस से आप सीख जाओगे बेटा। ध्यान रहे, पढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए। उसका नेक्स्ट टॉपिक, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखिए अपना स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। देखिए इसका जो वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। अपने एक चैप्टर आएगा पूरा वेक्टर के ऊपर बेस है, जो इससे अगला चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर में वेक्टर के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि वेक्टर होते क्या है, कैसे इनको ऐड किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ स्केलर और वेक्टर होते क्या है। स्केलर होती है बेटा ऐसी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ वैल्यू होती है, उसको डायरेक्शन से कोई उसका लेना देना नहीं होता। जैसे मैं आपको बोल देता हूँ आप ऐसा करें 10 मीटर चले, 10 मीटर, तो मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपने कैसे चलना है, आपको मैंने सिर्फ क्या बोला 10 मीटर चलें। आपकी मर्जी है, आप 5 मीटर जाएं और 5 मीटर वापस आ जाएं, 10 हो गया। आपकी मर्जी, आप सर्कल में एक चक्कर लगा दे 10 मीटर का। ठीक है। आप ऐसा करो 2.5 आगे जाओ, 2.5 पीछे, 2 फिर आगे, 2 फिर पीछे, ये भी 10 हो गया। तो इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसके बारे में कोई आपको आइडिया नहीं है कि वो करना क्या है, उसको क्या, वो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल एक बॉडी का मास है 10 किलोग्राम, तो मास है तो है भाई, उसका क्या है, 10 किलोग्राम, उसके अंदर एक स्केलर क्वांटिटी है जो हमें कोई उसका एक सिर्फ प्रॉपर्टी बता रही है। जो क्या बता रही है? एक सिर्फ प्रॉपर्टी बता रही है उसकी कि उसके अंदर कितना मास है, 5 किलोग्राम है। ठीक है। वो कर क्या रहा है? कुछ नहीं कर रहा है बस रेस्ट पे है। ठीक है ना। उसके अंदर है, बॉडी के अंदर वो। ऐसे ही मैंने आपको बोलते 10 मीटर चलो, तो 10 मीटर आप चल रहे हो, आपको जहां मर्जी जाए, आपकी मर्जी है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी सिर्फ वैल्यू होती है बेटा, कोई डायरेक्शन नहीं होती, उन क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। उन क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। मैं ज्यादा लिखवा नहीं रहा हूं बेटा, क्योंकि 9th क्लास में आप सारा करके आ चुके हो। ठीक है। मैं यहाँ पर बच्चों की तरह आपको लिखवाऊंगा, टाइम ज्यादा लगेगा, वैसे ही वीडियो की लेंथ बढ़ती जाएगी, टाइम ज्यादा नहीं अपने पास, कम होता है टाइम +1 में। तो जितना आप जल्दी जल्दी सीखेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी ऐसी होती है बेटा जिसकी वैल्यू होती है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? अब मैंने आपको बोलना है आप 10 मीटर चलेंगे अलोंग नॉर्थ। मैंने क्या बोला आपको? आप 10 मीटर चलेंगे अलोंग नॉर्थ। मैंने आपको बोला दरवाजा खोलिए, तो आप दरवाजा खोलने के लिए एक तरह से आप जो भी काम करेंगे उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई। ठीक है। अरे बात समझ में मेरी? आपको एक काम करने का मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, आपको साथ में उसकी एक डायरेक्शन बता रहा हूं, आपने क्या करना है उस काम के साथ। ठीक है बेटा। तो ऐसे क्वांटिटी जिनकी वैल्यू भी होती है और साथ में डायरेक्शन भी होती है, उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं बेटा। ठीक है। जैसे फोर्स, आपकी सबसे आसान, आपकी लैंग्वेज में सबसे आसान वर्ड जो आप समझ सकते हो, फोर्स। अब जब भी फोर्स लगाया जाता है किसी बॉडी पर, तो एक डायरेक्शन में लगाया जाता है। अब मैं आपसे पूछूंगा 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, या आपको बोल दिया
बेटा ऐसा करो 10 न्यूटन फोर्स लगाओ, तो पहला ही आपका क्वेश्चन क्या होगा, आप यही पूछेंगे सर किधर लगाना है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? मैं आपको बोलता हूँ बेटा आप ऐसा कीजिए, इस बेंच के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाइए, तो आपका पहला ही पॉइंट क्या होगा, सर किधर लगाएं। तो ये जो किधर पूछा आपने, ये क्या उसकी डायरेक्शन है, तो ये जो फोर्स है ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन भी होगी, तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी बेटा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले तो हम बात करते हैं रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट की बात करेंगे। मैं आप 9th क्लास में भी सीखते हो आप। रेफरेंस क्या होता है, जैसे आपको किसी की डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, तो जब आप किसी की डिस्टेंस मेजरमेंट करते हो तो उसके लिए आपको वो पॉइंट चाहिए जहाँ से मेजरमेंट करनी है। अब मान लो मैं आपको बोल दूँ कि आप ना यहाँ से छोड़िए, आप सिर्फ मैं बोल दूँ आपको कि आप दिल्ली की डिस्टेंस बताइए या चंडीगढ़ की बताइए, तो आप क्या पूछेंगे, कहाँ से बतानी है। तो पहला पॉइंट तो ये होगा ना, कहाँ से बतानी है। तो जब हम इस पॉइंट की बात करेंगे कि आप कहाँ से मेजरमेंट करते हो, कहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन जहाँ से भी ली जाएगी, उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा रेफरेंस पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए ऐसे तो क्या होता है, मोशन की अगर हम बात करें, मोशन, तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में भी है वो तब भी रेस्ट में हो सकता है। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। आप बस के अंदर बैठे हो, ठीक है, बस चल रही है, बस के अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं बहुत सारे बैठे हुए हैं। आप एक सीट के ऊपर बैठे हो बेटा, साइड वाला आपसे दूसरी सीट पर बैठा हुआ है, क्या उसकी पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? नहीं हो रही। आप भी उसी सीट पे बैठे हो, वो भी उसी सीट पे बैठा हुआ है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, पर दोनों की आपस में रिलेटिव चेंज नहीं हो रही बेटा, ना उसकी चेंज हो रही ना आपकी चेंज, आपके रिस्पेक्ट में। बट अगर उसी बस को कोई बाहर से देख रहा है, कोई सड़क पे खड़ा है और वो आपको देख रहा है दोनों को, तो उसके रिस्पेक्ट में तो आप दूर जाते जा रहे हो या उसकी तरफ आते आ रहे हो। उसके केस में क्या हो जाएगा, या तो आपसे वो दूर जा रहा है या आपकी तरफ आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हो, जो बाहर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में तो आप मोशन में हो, अगर आप खुद के रिस्पेक्ट में देखो तो आप रेस्ट पे हो। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो रेफरेंस पॉइंट है इसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसका मोशन, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और इस रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन भी बोल देते हैं, जहाँ से आपने काम स्टार्ट किया, जहाँ से भी आपने अपना काम स्टार्ट किया उसको क्या बोल देते हैं, ओरिजिन बोल देते हैं बेटा। अब बात आती है फ्रेम की। रेफरेंस समझ में आ गया, रेफरेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेम की। फ्रेम क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब हम उस ओरिजिन पॉइंट को, जैसे हमने पॉइंट बनाया ओरिजिन ओ, जहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे, ये अपना क्या रेफरेंस पॉइंट है, ये क्या अपना रेफरेंस पॉइंट। अगर हम इसको लिखें रेफरेंस पॉइंट, कि हम यहाँ से मेजरमेंट करेंगे सारी की सारी डिस्टेंस। तो जब इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे से, यानी कि एक्स एक्सिस, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये जो सिस्टम बना, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, 3 कोऑर्डिनेट जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किए, किसके साथ, रेफरेंस पॉइंट के साथ। अगर रेफरेंस पॉइंट को कंटेनिंग करते हुए, रेफरेंस पॉइंट को अपने साथ लेते हुए आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करोगे, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये रेफरेंस और ये इसका फ्रेम एक्स वाई जेड, तो इसको क्या बोला जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इट इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, इट इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड containing reference point as origin, रेफरेंस पॉइंट एज ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन पे रहेगा और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आपके पास बुक में लिखी हुई है, वहाँ से पढ़िए, क्लियर हो गया पॉइंट, समझ लो आपका, ठीक है। पॉइंट्स क्लियर करते चलिए, पॉइंट्स अगर क्लियर होते जा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको पॉइंट क्लियर नहीं आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बात सुन के भी आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको जो है पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ है, आपने रट्टा लगाया उसका। तो जब हम पॉइंट्स को क्लियर करते चलेंगे, आप समझते चलिए, आपको बड़ा अच्छा इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स में, आसान भी लगेगी। और वीडियो बेटा पूरी देखा करो, वीडियो पूरी नहीं देखते हो आप लोग, स्किप करते हो, ठीक है ना। सभी मेरे को पता चल जाता है कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, कितनी देखी है, ठीक है, सारा डाटा होता है मेरे पास। तो आप वीडियो को स्किप करते हो बेटा, पूरी देखा करो अगर आपको कुछ सीखना है। हाँ ठीक है, टाइम पास करना वो तो कर ही रहे हैं सभी, ठीक है।
उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। अब हम उसकी तरफ चलते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, पहले बात करते हैं डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस होता क्या है। एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय बॉडी। ठीक है, आपके पैर जहाँ जहाँ जाते हैं जिस रास्ते से, अगर उस रास्ते को आप माप दोगे, मेजरमेंट कर दोगे इसका पाथ कितना आपने ट्रैवल किया। एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय, पाथ का मीनिंग होता है लेंथ, कि आपने कितना पाथ ट्रैवल किया एक्चुअल में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप यहाँ से स्टार्ट करते हो ए पॉइंट से, तो ये पोजीशन आपकी, ये क्या आपकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आपने यहाँ से पहले आप ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करते करते आप यहाँ पर पहुँच जाते हो बी पर। ठीक है, ये आपका पाथ है, रास्ता आपका कुछ ऐसा ही है। अब देखिए, आपने पहले तो क्या किया, ये 1 मीटर ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक का, ये 2 मीटर ट्रैवल किया, फिर ये 3 मीटर ट्रैवल किया, ये भी 3 मीटर ट्रैवल किया, ये भी 3 मीटर ट्रैवल किया, ये भी 3 मीटर ट्रैवल किया, ये 2 मीटर किया और ये 1 मीटर किया। समझ रहे हो, मैं एज टू एज ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ ऐसे साइड ये जितनी भी हैं। तो ये क्या है, इसकी डिस्टेंस आपको मैंने दे दिया। अब आपसे पूछा डिस्टेंस कितनी ट्रैवल किया आपने, तो आपने देखिए आपके पैर जहाँ जहाँ चले उसको मापते चलिए, यानी कि 1 + 2 3 6 9 12 15 17 और 18। तो इसका मीनिंग आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 18। तो जिस भी रास्ते से आप जाते हो, जिस भी रास्ते से आप जाते हो, अगर आप उस रास्ते को पूरे को मेजरमेंट कर दो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये कभी भी जीरो नहीं होती अगर ऑब्जेक्ट चला है। अगर ऑब्जेक्ट चलता है तो ये कभी भी जीरो नहीं होगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपने कभी सुना है -5 मीटर, आपने कभी सुना -5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया? ठीक है, नहीं सुना ना, अभी सुनाता हूँ, अभी करेंगे आप, देखना -5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे अभी आप, अभी करवाता हूँ आपसे। तो देखिए, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 18। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ गया, 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, क्लियर हो गया होगा पॉइंट आपको, आसान सा पॉइंट है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप जिस भी जहाँ पर भी जा रहे हो, आप दिल्ली टू चंडीगढ़ जाते हो, जिस रास्ते से जा रहे हो, आपका रास्ता अलग अलग हो सकता है। आप हो सकता है विलेज से होकर निकले हो कहीं कहीं से, हो सकता है आप स्ट्रेट हाईवे पे चल रहे हो। तो जिस भी आप रास्ते से गए उसको सारे को मेजरमेंट कर दो, वो क्या आपकी डिस्टेंस है, यानी कि एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय बॉडी। लिख लीजिए, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब हम बात किसकी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट का बड़ा सिंपल सा फंडा बेटा। आपने क्या करना है, इनिशियल पोजीशन देखनी है। क्या देखनी है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखनी है। जिस मर्जी रास्ते से जाएं, हमें उससे कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है बेटा, मेरी बात दोबारा ध्यान सुन लो। आपने ये देखना कहाँ से ऑब्जेक्ट चला था, और आपने वो देखना है कहाँ पर ऑब्जेक्ट अब है फाइनल। तो अब इस डायग्राम पे आइए, कहाँ से ऑब्जेक्ट चला था, ए से, और कहाँ पर है, बी पर। बस ये 2 पॉइंट देखने हैं, बाकी भूल जाओ आप रास्ता कहाँ से आए हो। आप कहाँ से चले थे, ए से, और कहाँ से चले हो, कहाँ पर पहुँच गए, बी से। बस इसको सीधा सीधा मिला दीजिए ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसको यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं, बीच में आएगा नहीं, ये 1 मीटर नीचे लिख देता हूँ। इसको बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मिला दीजिए ऐसे, ये A to B। समझ गए बात मेरी बेटा, A to B। ये क्या यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट, लिख लीजिए बेटा अगर आप लिख रहे हो, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी। शॉर्टेस्ट हमेशा सीधा रास्ता होता है बेटा, परपेंडिकुलर बोला जाता है उसको। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, ध्यान रहे, जब भी किसी का चेंज निकाला जाता है, मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है x1 और ये उसकी फाइनल पोजीशन x2,
तो आपने क्या करना है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ठीक है बेटा, क्लियर पॉइंट। अब मैं इसके थोड़े से एग्जांपल आपको, देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, कैसे हो सकती है, अगर ऑब्जेक्ट ए से चला था और वो ए पे आ जाए तो उसकी फाइनल x2 कितना है, ए मान लो 0 था या 120 था, x1 कितना है, वो भी ए, यानी कि वो भी 120 माइनस 120 करेंगे कितना आ जाएगा, 0। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आपको लिखना पड़ता है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट किधर है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किधर है बेटा, ए टू बी है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किधर है बेटा, ए टू बी है। अब इसका एक एग्जांपल आपकी जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, क्या एग्जांपल दिया हुआ, देखिए यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में तो दिया हुआ तो आप कर ही लोगे, चलो मैं अपना एक अलग से बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक स्ट्रेट पाथ है बेटा, ये अपना रेफरेंस पॉइंट है ओ, क्या ये रेफरेंस पॉइंट है, 0 बोल सकते हो आप इसको, और ये यहाँ से 10 मीटर 20 30 40 50 60 70 और 80, इधर आ जाइए 10 20 30 40, चलो इधर जितना मर्जी आप लिख लीजिए। अब ये आपका जो है रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से मेजरमेंट करना है। अब जब भी ऐसे डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं हम बेटा क्या करते हैं, एक साइड को पॉजिटिव डिक्लेयर कर देते हैं, एक साइड को नेगेटिव डिक्लेयर कर देते हैं, मेरी बात समझे। इसको हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या बोल देते हैं इसको, पॉजिटिव एक्स, इसको बोल देते हैं माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब सुनिए ध्यान से, एक बॉडी स्टार्ट करती है ओ से, कहाँ से स्टार्ट करती है, ओ से, और वो पहुंच जाती है यहाँ पर पी पॉइंट पर, कहाँ पर पहुंच गई, पी पर। तो उसकी डिस्टेंस कितनी हुई भाई, उसने इस रास्ते से गया, वो यहाँ तक कितना कवर किया, 70, कितना कवर किया, 70। इस केस में देखिए इनिशियल पोजीशन x1 जिसको बोल रहा था मैंने कितना यहाँ पर 0, और फाइनल पोजीशन कितना x2 70 है, कितना है 70 है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, अच्छा डिस्प्लेसमेंट को बार बार इतना बड़ा वर्ड लिखना पड़ रहा है डिस्प्लेसमेंट, इसको डेल्टा एक्स भी लिख देते हैं बेटा, क्या लिख देते हैं, डेल्टा एक्स, चेंज इन पोजीशन। तो कितना हुआ x2 माइनस x1 बोले तो 70 माइनस 0 इक्वल टू 70 मीटर, प्लस आया, क्या आया, प्लस, ध्यान से समझना मेरी बात को, प्लस 70 मीटर आया। ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका ऑब्जेक्ट उधर जा रहा है, क्योंकि प्लस वाली डायरेक्शन कौन है, वो है, समझ गए, क्लियर या नहीं क्लियर। अब दोबारा आ जाइए, ठीक है, दोबारा करते हैं, पॉइंट पे बात आती है, दोबारा सुनना ध्यान से। वही ऑब्जेक्ट सेम, फिर से उसने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, ओ से स्टार्ट किया, पी पर गया, पी पर रुका नहीं, ठीक है, यहाँ से वापस हो लिया, और वापस आते आते और इतना आगे पहुँच गया कि वो यहाँ पर आ गया बेटा, क्यू पर, ठीक है, कहाँ पर आ गया, क्यू पर। देखिए दोबारा सुनिए, ओ से स्टार्ट किया, पी पे गया, पी से वापस हो लिया, और होते होते कहाँ पर पहुँच लिया, क्यू पर पहुँच लिया, हो लिया और हो लिया, ठीक है, और पहुँच लिया। तो आपको अब देखना क्या करना है, आपको उसकी डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे, 70 उधर की, 70 इधर की, 140 और 30 ये कितना हो गया, 170। तो इस केस में डिस्टेंस बोले तो 170 मीटर, ठीक है बेटा। दोबारा समझ लेना बेटा, ओ से पी पे गया और पी से क्यू तक आया, रुका नहीं कहीं पर भी, क्यू पे रुका आके, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट बतानी है, क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बतानी है। देखिए अब डिस्प्लेसमेंट हम कुछ ऐसे बताएंगे, इनिशियल पोजीशन कितनी है बेटा उसकी,
इनिशियल पोजीशन। अगर हम बात करें कहाँ से चला था वो यहाँ से x1, ठीक है। और फाइनल पोजीशन कितनी है उसकी बेटा, ये 30 x2, ठीक है। इधर वालों को जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो क्या मानना हमने, नेगेटिव मानना हुआ है, ठीक है बेटा। बात समझ आई मेरी, ध्यान से समझ लो। इसको क्या मानना उन्हें, माइनस मानना हुआ है, ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में इनको माइनस मत मानना, क्योंकि वो तो एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया उसने, डिस्टेंस तो ट्रैवल किया, इधर आ गया वो। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, x1 और x2, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि x2 माइनस x1, x2 कितना बेटा माइनस का 30 और x1 कितना है 0, तो माइनस का 30 मीटर आ गया, ठीक है। कितना आ गया, माइनस का 30 मीटर। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि डिस्टेंस माइनस में आती है, आ गई। कितनी आ गई, माइनस का 30 मीटर। कभी नहीं सुनोगा आपने पहले आज तक, आज सुना है कि माइनस 30 मीटर भी हो सकता है, माइनस 5 मीटर भी हो सकता है। बट यहाँ पर एक पॉइंट समझ लो बेटा, उसकी डिस्प्लेसमेंट तो 30 है, उसके डिस्प्लेसमेंट तो कितनी है, 30 है। ये जो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ये माइनस क्या बताता है, सिर्फ कि वो इधर आया, बस। कहाँ से, ओरिजिन पॉइंट से। वो उधर गया या नहीं गया उससे हमें कोई मीनिंग नहीं था। हमने उसको क्या बताना है कि वो फाइनली कहाँ पर है। हम क्या बोल देंगे कि मेरे से 30 मीटर उधर चलो, वहाँ पर आपको बंदा मिल जाएगा। समझ गए बात मेरी। माइनस ने क्या बताया आपको, माइनस ने क्या इंडिकेट किया कि आप रेफरेंस पॉइंट से -30 उधर चले जाओ, जिसको भी आप ढूंढ रहे हो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जब मैं 70 की बात करूँगा प्लस की, तो वहाँ पर भी मैं ऐसे बोलूँगा आप 70 उधर चले जाओ, आपको उधर मिल जाएगा। समझ गए। अब मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ। मान लो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा माइनस ने क्या इंडिकेट किया यहाँ पर, डायरेक्शन को। माइनस ने किसको इंडिकेट किया यहाँ पर, डायरेक्शन को, कि डायरेक्शन क्या है, इधर है। माइनस से ये मानना है ना, तो इधर वाली मानी जाएगी वो। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, एक एग्जाम्पल के लिए। डिस्प्लेसमेंट बोले तो हमने नहीं पता किसकी निकाल ली है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ से गया वो कहाँ पर नहीं है। मैं लिख देता हूँ माइनस का 20 मीटर, ठीक है। आप बिल्कुल आसानी से बता दो कि क्या मीनिंग है इसका, कि आप ऐसा करें, जिसकी भी आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट से 20 मीटर थोड़ा उधर जाइए, ठीक है। आपको बंदा मिल जाएगा जिसको भी आप ढूंढ रहे हो। प्लस का 20 मीटर होता तो मैं बोल देता इधर जाइए। तो माइनस किसको डिनोट करता है, उधर, और प्लस किसको डिनोट करता है, उधर। बस ये रोल है प्लस माइनस का। और माइनस कोई कुछ नहीं होता। अगर कोई बोलता है -5, वैल्यू तो 5 है, माइनस ने सिर्फ आपको डायरेक्शन बताई है। समझ गए बेटा। तो ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक था। इसके न्यूमेरिकल भी है 9th क्लास में, आपने बहुत किए होंगे बेटा, अगर मेरे से पढ़े हो आप 9th क्लास में। अच्छा, अगर आप मेरे से 9th क्लास में नहीं पढ़े हैं, उसका मेरे पास सोल्यूशन है। अभी भी आप 9th क्लास की मैं वीडियो डाल रहा हूँ अपने चैनल पर, और वहाँ पर मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल की एक वीडियो डाली है स्पेशली। उस वीडियो पे जाइए, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे वहाँ पर, और बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल भी मिलेंगे देखने को, जो आप नहीं सीख के आए वहाँ से सीख सकते हो बेटा मेरी वीडियो से, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया आपने शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, ध्यान रखिए अपना खुद।